हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज भी हम इसके जो आगे की क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? यानी ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंततः सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता? यानी ये आपसे ये पूछा गया है कि जो ज्यादातर स्रोत है ऊर्जा के, वो हम सोलर एनर्जी को जो है उससे हम प्राप्त करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को अपने में स्टोर करके रखते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्रोत है ऊर्जा का जो कि हम सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। पहला, जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा। दूसरा, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा। तीसरा, न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। चौथा, बायोमास। अगर हम भूतापीय ऊर्जा की बात करें, जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, तो जियोथर्मल एनर्जी को अगर हम रिलेट करें तो हम ये सोलर एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, सूर्य से हम इसका रिलेशन कर सकते हैं। ये जो है आपके पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो जब अर्थ क्रस्ट के पास आ जाता है तो उसके करीब से जब कोई पाइप से पानी गुजरता है तो वो जो है गर्म हो जाता है, स्ट्रीम के रूप में मिलता है। तो इसमें हम एक सूर्य का, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो इसमें सोलर एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितनी भी एनर्जी है पृथ्वी पे, जितनी भी ऊर्जा है पृथ्वी पे, उसका कहीं ना कहीं लिंक आपकी सौर ऊर्जा से। और जब हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी एग्जिस्ट करती है किसके कारण, आपकी सन के कारण, सूर्य के कारण। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो सूर्य ऊर्जा से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की यानी पवन ऊर्जा। अगर हम पवन की बात करें तो बेसिकली अनइवन हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह की जो है गर्म होने के कारण, और कहीं क्या होता है पृथ्वी की सतह ज्यादा गर्म होती है, कहीं कम गर्म होती है, इस कारण पवन चलती है। तो जैसे कि हमने लास्ट जो पिछली क्लासेस थी, आपकी क्लास 8 हो गया, 9th हो गया, उसमें हमने देखा था कि विंड कैसे चलती है, ठीक है। और जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि विंड कैसे चलती है। जो आपकी गर्म जगह होती है उनके ऊपर जो हवा होती है, एयर होती है, वो हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है। उसकी जगह लेने के लिए ठंडी जो हवाएं हैं वो उसकी जगह लेती हैं, फिर वो गर्म होती है, वो ऊपर उठ जाती है, फिर वो ठंडी हो जाती है गर्म हवाएं। और इस तरीके से क्या होता है, एक साइकिल चलती है गर्म ठंडी हवाओं की, जिस कारण पवन का निर्माण होता है, पवनों का निर्माण होता है, या विंड का जो है विंड बनती है। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि जो पवन है वो अनइवन हीटिंग के कारण हो रहा है, ठीक है। और हीट यानी जो आपकी जो पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो रही है, तो वो सूर्य की जो गर्मी है या सूर्य की जो ऊष्मा है उसके कारण हो रही है। यानी इसमें हमारा जो है
सोलर एनर्जी या सन की जो एनर्जी है उसका बहुत बड़ा रोल है विंड के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर पवन के निर्माण में, या पवन जो होती है वो सूर्य के कारण ही होती है या सोलर एनर्जी के कारण ही होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी विंड एनर्जी है वो हमें सन की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं बायोमास की। तो बायोमास जो होता है वो हमें जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और बेसिकली क्योंकि ये बायोमास से हमें जो जीव जंतु हैं उनसे प्राप्त होता है, तो उनके जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे हमें ये प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और हम ये जानते हैं कि जीव जंतु पेड़ पौधे सब सन की एनर्जी यानी सोलर एनर्जी या सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो एनर्जी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके पेड़ों में। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण जो है आपके पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो बड़े होते हैं। उसी तरीके से अगर हम जीवों की बात करें, जैसे कि आपके एनिमल्स हो गए, उनकी लाइफ में भी जो है सन एनर्जी या सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो गर्माहट नहीं होगी पृथ्वी पे, ठीक है। अगर गर्मी नहीं होगी पृथ्वी का, या फिर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं होगा, तो जीव जंतु नहीं जी पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है जो आपके बायोमास होते हैं उसमें भी जो है वो भी हमें एक सन की एनर्जी से ही प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, और न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है आपका यूरेनियम। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम क्या है, एक एलिमेंट है, और हमें ये सोलर एनर्जी से प्राप्त नहीं होता। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा की, तो ये जो एक ऐसी ऊर्जा है जो जिसे हम सन की एनर्जी या सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं करते। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन यानी न्यूक्लियर एनर्जी होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल एंड सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना और अंतर करें। यानी आपको सूर्य की ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन को, इनकी जो एनर्जी के सोर्सेस है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में इनको कंपेयर करना है, यानी इनमें अंतर बताना है, तुलना करनी है इनकी। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, जीवाश्म ईंधन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉसिल फ्यूल की। तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इसमें आपका कोल और पेट्रोलियम आता है, यानी कोयला और पेट्रोल आता है। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले कैसे मिलते हैं आपको। कोयला जो है बेसिकली जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बहुत सारे सालों तक, यानी आपके लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, और पृथ्वी के नीचे वो दब जाते हैं, उन पे क्या लगता है, हीट लगता है, प्रेशर लगता है, ऊष्मा लगती है और दाब लगता है, जिस कारण करोड़ों सालों में वो क्या होते हैं, वो पेड़ पौधे आपके कोल यानी कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो है वो हमें, जो लाखों करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स थे, जो जंतु थे, वो क्या हो गए, दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए, अर्थ की क्रस्ट के नीचे वो दब गए, और वहां हीट और प्रेशर के कारण, यानी ऊष्मा और दाब के कारण जो वो एनिमल्स थे, एनिमल जो मरे हुए एनिमल थे वो दब गए, और वो जो दबे हुए एनिमल थे हीट और ऊष्मा के कारण वो पेट्रोल में परिवर्तित हो गए।
तो अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयला हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। अब प्लांट को खाना बनाने के लिए आपके प्रकाश की जरूरत होती है, सन की एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो अपना खाना बनाते हैं। और उनके ग्रोथ में भी जो आपके सूर्य की ऊर्जा है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से जो आपका पेट्रोलियम होता है वो आपके जो जंतु होते हैं उनके, मरे हुए जंतु के दबने के कारण बनता है। तो ये जो आपके जंतु होते हैं इनको भी सूर्य की ऊर्जा की जरूरत होती है, जिस कारण ये बढ़ते हैं। ये खाना खाते हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जो क्या करते हैं, सन की एनर्जी का यूज करके ही जो है बड़े होते हैं। तो यानी कि जो अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोल जो है आपके जंतुओं से मिलता है, जंतुओं के जो डेड रिमेन्स है, मृतक जो पशु हैं उनकी वजह से वो दब जाते हैं, हीट और प्रेशर के कारण बनता है। यानी कि कोल पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो ये हमें सूर्य की ऊर्जा से ही प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बात करें सन के सोर्स ऑफ एनर्जी की और फॉसिल फ्यूल की, तो फॉसिल फ्यूल का जैसे कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था हमने क्या देखा था कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या है, कुछ टाइम तक के लिए ही अवेलेबल है और इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। यानी अगर एक बार फॉसिल फ्यूल खत्म हो गए, जीवाश्म ईंधन खत्म हो गए, तो इन्हें बनने में बहुत ज्यादा समय लगे। वहीं अगर हम सूर्य की ऊर्जा की बात करें तो जो सूर्य की ऊर्जा है वो जो है बहुत करोड़ों अरबों साल से हमें मिलती आ रही है, पृथ्वी पे पड़ती रहती है और आगे भी करोड़ों साल तक, अरबों साल तक हमें मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारा जो सूर्य की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीनीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, क्योंकि उसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते। वहीं अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल की, जीवाश्म ईंधन की, अगर एक बार जीवाश्म ईंधन खत्म हो गया फिर उसे वापस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ऊर्जा का, अनवीनीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। तो जो ये आपका क्वेश्चन है इसमें हमें जो फॉसिल फ्यूल है और सन की जो डायरेक्ट एनर्जी है उसको कंपेयर करना है। तो इसका जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एज दे आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, ये हमें पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते हैं, अर्थ की क्रस्ट के नीचे से प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये जो मृत पौधे और जानवरों के अवशेष से बनते हैं, उनके रिमेन्स से बनते हैं। They are similar to coal and petroleum and readily available for use. ये जो है कोल और पेट्रोलियम की तरह बनते हैं और क्या होते हैं, ये readily available होते हैं, यानी हमें easily मिल जाते हैं। These are non-renewable sources of energy and cannot be replenished. ये क्या है, ये जो है गैर नवीनीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के और इन्हें हम वापस से प्राप्त नहीं कर सकते, यानी हम इसको दोबारा से इसकी भरपाई नहीं कर सकते। Whereas solar energy is abundant in nature, जबकि अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो ये प्रचुर मात्रा में हमारी प्रकृति में विद्यमान है एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी भरपाई जो है हम कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते हैं क्योंकि वे मृत पौधे और जानवरों के अवशेष होते हैं। वे कोयले और पेट्रोलियम के समान हैं और उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है।
ये ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत हैं और इनकी भरपाई नहीं की जा सकती, जबकि सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और इसकी भरपाई की जा सकती। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को का जो है आंसर लिखेंगे, इसे आप नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत के रूप में बायोमास और जल विद्युत की तुलना करें और अंतर करें। यानी आपको बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जो है कंपेयर करना है, उसकी तुलना करनी है और उसके अंतर बताने हैं। अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास जो है हमें जो आपके एनिमल वेस्ट होते हैं, जानवरों से जो हमें वेस्ट मिलता है, ठीक है, जैसे कि गोबर हो गया, पेड़ पौधे, उनसे मिलके बनता है। जैसे आपकी गोबर गैस हो गई, ठीक है, जो आपके उपले होते हैं वो हो गए, गोबर के जो उपले बनते हैं, तो ये आपके बायोमास में हो। वहीं अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जल विद्युत की बात करें, तो जल विद्युत हमें जल के कारण मिलती है। बेसिकली क्या होता है, जो आपके जल विद्युत संयंत्र होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, एक जगह पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसे एक हाइट से नीचे फेंका जाता है। अब जब आपका पानी एक ऊंचाई पे है और ऊंचाई से फेंका जा रहा है, तो उस पर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपका पानी नीचे गिरता है, ठीक है, पानी क्या करता है, नीचे गिरता है। अब पानी जब नीचे गिरता है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो टरबाइंस जो होती है उनको मूव कराती है, तो टरबाइंस में क्या आ जाती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। फिर जो ये मैकेनिकल एनर्जी है इसे जनरेटर तक पहुंचाया जाता है और जनरेटर से इसे बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी में या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी जल विद्युत बनता है। तो जो आपका ये प्रश्न है, इसका जो उत्तर है वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। Biomass is obtained from dead plants and animals. It is a renewable source of energy. जो आपका बायोमास है वो डेड प्लांट एनिमल का है या उसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे आपको प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, आपके डेड प्लांट से, एनिमल से, उनके वेस्ट मटेरियल से हमें प्राप्त होता है। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यह नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। एग्जाम्पल ऑफ बायोमास सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर वुड एंड गोबर गैस। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है वो आपका लकड़ी और गोबर गैस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर एट अ सर्टेन हाइट। अगर हम जल विद्युत की बात करें तो ये हमें प्राप्त होता है एक ऐसे पानी से जो कि हाइट यानी ऊंचाई पे जिसका भंडारण किया है, जिसे रखा गया है। वाटर फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इज मेड टू फॉल ऑन द टर्बाइंस ऑफ द जनरेटर। ये जो पानी है जो कि ऊंचाई पे रखा गया है, इसको नीचे गिराया जाता है ताकि जनरेटर से जुड़े हुए जो टरबाइन होते हैं उनको मूव कराया जा सके, रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होता है, आपका बिजली का उत्पादन होता है। डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स आर यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जल विद्युत होता है, इसमें डैम यानी बांध और रिजर्वॉयर का, जो रिजर्वॉयर्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, यानी जलाशयों का उपयोग किया जाता है। बायोमास मृत पौधे और जानवरों से प्राप्त किया जाता है।
यह ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है। लकड़ी और गोबर गैस ऊर्जा के बायोमास स्रोतों के उदाहरण हैं। एक निश्चित ऊंचाई पर संचित जल की स्थितिज ऊर्जा से जल विद्युत प्राप्त की जाती है। जनरेटर के टरबाइनों पर एक निश्चित ऊंचाई से पानी गिराया जाता है जिससे बिजली पैदा होती है। जल विद्युत में बांधों और जलाशयों का उपयोग किया जाता है। बायोमास और पनबिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो जल विद्युत है, दोनों ही ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, आप इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द विंड, वेव्स, टाइड्स। ऊर्जा निकालने की सीमाएं क्या है? पहला है हवा यानी पवनों से, दूसरा लहरों से, तीसरा ज्वार यानी टाइड से। तो यानी कि आपको सीमाएं बतानी है विंड एनर्जी की, वेव्स की और टाइड्स की। तो अगर हम विंड की बात करें, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो जो आपकी पवन ऊर्जा होती है ये आपको हर जगह नहीं प्राप्त होती। ये ऐसी जगहों में ही प्राप्त होती है जहां 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पवनें चलती हैं। अगर ऐसी जगह जहां पवनें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रही है, वहां पे आपको जो है विंड एनर्जी के माध्यम से, पवन ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी है यानी जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसका उत्पादन कम होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें विंड्स की, पवन की, तो हर समय जो पवन है वो एक जैसी नहीं चलती, कभी वो तेज चलेंगी, कभी धीरे चलेंगी। तो यानी हर समय आपको एक जैसी जो है एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी जिससे आप विद्युत ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते। अगली अगर हम बात करें जो आपके वेव्स होते हैं, तरंग ऊर्जा होते हैं, तो तरंग ऊर्जा भी जैसे कि हम जानते हैं जो समुद्र है, महासागर है, उनके ऊपर जब तेज हवाएं चलती हैं तो इसके कारण तरंगे उत्पन्न होती है। और तरंग ऊर्जा के लिए भी तरंगों का बहुत ज्यादा तेज होना या स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। अब अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें, ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, तो ज्वारीय ऊर्जा जैसे कि हम जानते हैं कि मून जो है, चंद्रमा जो है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है, तो लेवल अप डाउन होता है, जिससे हम टाइडल एनर्जी का निर्माण करते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा हम बनाते हैं। तो कई बार जो टाइड्स है ऊपर नीचे होती है तो एक जैसी आपको एनर्जी नहीं मिलती। वहीं अगर हमें टाइडल एनर्जी का यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो हमें क्या बनाने पड़ते हैं? बांध बनाने पड़ते हैं, और वो ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे नैरो ओपनिंग होती है, और ऐसे डैम्स बनाना हर जगह पॉसिबल नहीं होता। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देयर आर मैनी लिमिटेशन इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी. Wind energy farms can be established only at those places where wind blows from the greater part of the year. यानी आप जो है
जो आपके विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। जो आपकी पवन ऊर्जा के जो फार्म होते हैं उनको आप ऐसी जगह ही स्टैब्लिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं जहां पे साल के ज्यादातर हिस्से में तेज हवाएं चलती हैं। द विंड स्पीड should also be higher than 15 km per hour to maintain the required speed of turbine. जो पवन है, पवन की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपका जो है टरबाइन मूव कर सके, टरबाइन जो है गति कर सके और आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो पाए। There should be some backup facilities to take care of energy needs during a period when there is no wind. और आपके पास कुछ बैकअप फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि साल के जिस हिस्से में तेज हवाएं नहीं चलती हैं उस समय बिजली की या ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। नेक्स्ट है लहरें यानी वेव्स। The waves are generated by strong wind blowing across the sea. जो तरंगे हैं वो जो है तेज हवाओं के चलने से, जो समुद्र के ऊपर तेज हवाएं चलती हैं उनके चलने से बनती है। वेव एनर्जी वुड बी अ वायबल प्रोपोजिशन ओनली व्हेन वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो आपकी वेव एनर्जी है, तरंग ऊर्जा है, वो तभी होती है जब वेव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब तरंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तभी आपकी वेव एनर्जी उत्पन्न होती है, तरंग ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी। Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening. The location where such dam can be built are limited. अगर हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें डैम बनाने पड़ते हैं बारीक बारीक ओपनिंग्स में, यानी ऐसी ओपनिंग्स जो बारीक होती हैं और ऐसी ओपनिंग बहुत ही कम होती है, इसलिए डैम्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। पवन ऊर्जा के दोहन की में कई सीमाएं हैं। पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश भाग में पवन चलती है। टरबाइन की आवश्यक गति को बनाए रखने के लिए हवा की गति भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। हवा न चलने की अवधि के दौरान ऊर्जा की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कुछ बैकअप सुविधाएं होनी चाहिए। लहरें समुद्र में चलने वाली तेज हवाओं से उत्पन्न होती है। तरंग ऊर्जा तभी एक व्यवहारिक प्रस्ताव होगा जहां तरंग बहुत मजबूत होगी। एक संकरे मार्ग पर बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जहां ऐसे बांध बनाए जा सके वे स्थान सीमित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है, ऑन व्हाट बेसिस would you classify energy sources as renewable and non-renewable, exhaustible and inexhaustible? Are the option given in A and B the same? आप ऊर्जा स्रोतों को किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे? पहला, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। दूसरा, संपूर्ण। दूसरा जो है आपका क्या है, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल, यानी ऐसे जो कि खत्म हो जाते हैं इजीली और जो खत्म नहीं हो। क्या ए और बी में दिए गए विकल्प समान है? अगर हम ऑप्शन ए और बी की बात करें, रिन्यूएबल सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय यानी ऐसे स्रोत जैसे कि आपका हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा। तो ये हमारे पास कैसे, जब तक आपके पास जल है तब तक आपके पास जल विद्युत ऊर्जा आपके पास है।
इसी तरीके से सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा भी आपके पास क्या है, अवेलेबल है, इसे आप बार बार बना सकते हैं। वहीं अगर नॉन रिन्यूएबल की हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आप नवीनीकरण नहीं कर सकते। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपने इसका यूज किया, आपने इनका उपयोग किया, ये खत्म हो जाएंगे और इन्हें बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये इस कारण नॉन रिन्यूएबल में या गैर नवीनीकरणीय में आ गए। वहीं हम एग्जॉस्टिबल की बात करें तो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज जो हैं वो स्रोत हैं जो खत्म हो जाए, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे आपका कोयला हो गया, कोल, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया। तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल के साथ साथ एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में भी आते हैं। वहीं अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, तो ये क्या है, आपके पास अवेलेबल है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस कारण इन एग्जॉस्टिबल में आते हैं, जो कि आपके रिन्यूएबल सोर्सेज में भी आते हैं। यानी ये दोनों जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए और बी, दोनों क्या है, समान है, एक जैसे है, सेम है। और जो आपके इन एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आते हैं वो आपके रिन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी में भी आते हैं, और जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो आपकी एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द ऑप्शंस गिवन इन ए एंड बी आर द सेम, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, सेम है। Those sources of energy which are being produced continuously in nature and are inexhaustible are called renewable sources of energy. वो ऊर्जा के स्रोत जो कि प्रकृति में उत्पन्न होते हैं और खत्म नहीं होते, ऐसे स्रोतों को हम नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। Those sources of energy which have accumulated in nature over a very long time and cannot be quickly replaced when exhausted are called non-renewable sources of energy. वो ऊर्जा के स्रोत जो बहुत समय से जो है इकट्ठा हो रहे हैं प्रकृति में और उनको आप एकदम से रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी उनका दोबारा से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उन्हें दोबारा से नहीं बना सकते जब वो खत्म हो जाए। तो ऐसे स्रोतों को हम गैर नवीनीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ए और बी में दिए गए विकल्प समान हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं तथा अक्षय हैं, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत बहुत लंबे समय से संचित है और समाप्त होने पर जल्दी से बदले नहीं जा सकते, ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। आपको इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है और आगे की क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।